एवरीवन, वेलकम टू साइमा अकेडमी। गाइस, हम उत्तराखंड बोर्ड का 2014 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 10th का। इससे पहले हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ पे हम 16 से लेके 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, ये 16th क्वेश्चन है जो इसके अंदर 3 आपको दे रखे हैं टॉपिक। आपको उन पे शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट है विकृत गंधिता रेंसिडिटी, सेकंड है यहाँ पे पीएच स्केल और थर्ड है साबुन यानी कि सोप। तो देखो, सबसे पहले एक एक नंबर में है ये, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना इसमें। जो विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी, ये क्या होता है? वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वे उपचयित यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनका रंग तथा स्वाद बदल जाता है, अर्थात वे विकृत गंधी हो जाते हैं। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। कोई भी ऐसा फूड होता है, फूड मटेरियल होंगे, ऑयली होंगे या फैट वाले होंगे, अगर उनको लंबे टाइम तक रखते हैं तो हमने देखा है कि उनके अंदर से स्मेल आने लगती है ना, उनके टेस्ट भी चेंज हो जाता है। उसी को बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गए, और उनकी जो ये प्रोसेस है इसको रेंसिडिटी बोलते हैं। When fat or oil containing food material left for a long time, they get oxidized. वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अगर लंबे टाइम तक उनको छोड़ दिया जाए। They become rancid and they smell and taste change. उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। सेकेंड है पीएच स्केल। तो देखो, पीएच हमने अभी पढ़ा है कि जो पीएच होता है, पीएच क्या होता है कि इसका पीएच कितना है। पीएच से पता चलता है हमें किसी भी सॉल्यूशन की विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता, एसिडिटी या बेसिसिटी पता चलती है। तो क्या होता है कि कोई भी विलयन होगा, उसके अंदर जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उससे हमें पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल जो होता है उसमें 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं। 0 का मतलब होता है कि अधिक अम्लीय है और 14 का मतलब होता है अधिक क्षारीय है। और जो 7 नंबर होता है बिल्कुल यानी एग्जैक्ट बीच में, वो उदासीन होता है। 7 से कम अगर किसी विलयन का पीएच होता है उसको हम बोलते हैं अम्लीय, और 7 से लेके 14 के बीच में यानी 7 से ज़्यादा होता है तो उसको क्षारीय बोलते हैं। तो पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता यानी H+ आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। H+ जितना ज़्यादा है तो उसका पीएच उतना ही कम होगा। A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed. ये क्या है? किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने का मेथड है। On the pH scale, we can measure pH generally from 0 to 14. 0 से लेके 14 तक हम pH मेजर कर सकते हैं। 0 का मतलब है बिल्कुल बहुत ज़्यादा एसिडिक, और 14 का मतलब है बहुत ज़्यादा वेरी अल्कलाइन, बहुत ज़्यादा बेसिक। और क्या होगा? 7 से कम होगा अगर तो एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। pH is a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. किसी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर का पता चलता है। जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी उस जो सॉल्यूशन है उसकी pH वैल्यू उतनी ही कम होती है। उसके बाद है इसका जो थर्ड है, इसके अंदर सोप यानी कि साबुन। साबुन के बारे में पूछा है। तो साबुन क्या होते हैं? साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं और उनके अंदर, मतलब जैसे कि एसिटिक अम्ल है तो उन अम्ल के अंदर सोडियम या पोटेशियम होगा, उसी को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण। कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकते हैं वो। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है। देखो कैसे होता है, मैंने यहाँ पे आपको ये जो शो कर रखा है, आपको एग्जाम में नहीं बनाना, एग्जाम में नहीं पूछा है आपके, अगर ये आएगा भी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये Na+ है, तो ये क्या है? ये तो आयनिक भाग है। और जो ये आपको ये इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी ये दिख रही है लाइन, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला पार्ट है ये। तो जो ये आयनिक भाग होता है, जब हम साबुन को पानी में डालते हैं कपड़े साफ करने के लिए, तो जो ये आयनिक भाग है ये तो जल में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है। और जो ये कार्बन श्रृंखला टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, बीच में जो येलो दिख रहा है क्या है? तेल है, यानी जो कपड़ों पे लगी हुई गंदगी होती है ये है। तो जो ये कार्बन चेन होती है ये इस तेल में घुल जाती है, यानी गंदगी में घुल जाती है। और इस तरह से जो साबुन के अणु होते हैं उस गंदगी के चारों तरफ इस तरह से हो जाते हैं कि आयनिक पार्ट यानी जो Na+, सोडियम पॉजिटिव दिख रहा है ये तो बाहर की तरफ होता है, और जो कार्बन चेन है ये अंदर की तरफ होती है। तो
उसके बाद क्या होता है, पानी में इस तरह से एक इमल्शन बन जाता है। इससे जो साबुन का ये मिसेल बना, इसको मिसेल बोलते हैं इस तरह से बनने को। ये मैला जो मैल होता है कपड़े का उसको घोल देता है, क्योंकि देखो इसने उसको गंदगी को इकट्ठा किया हुआ है ना पूरा बीचों बीच, और उससे हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। यही होता है साबुन। ठीक है, डेफिनेशन तो इसकी यही होगी कि जो साबुन होते हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। और उसके बाद आपको ये बताना है कि उसके अंदर एक आयनिक भाग होता है और एक कार्बन श्रृंखला होती है। तभी तो देखा सोडियम पोटेशियम लवण, सोडियम और पोटेशियम होगा वो तो आयनिक भाग हो जाएगा, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। और उसके बाद आपको ये बता देना है कि ये सफाई किस तरीके से करता है, हमारे कपड़ों को कैसे साफ करता है। The molecules of soap are sodium और potassium salts of long chain carboxylic acid। जो लॉन्ग चेन वाले देखो जितने इसमें दे रखे ना टेढ़ी मेढ़ी जहाँ पे भी, ये सारे कार्बन 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 है, तो लॉन्ग चेन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की। The ionic end of soap interacts with water while the carbon chain interacts with the oil। जो आयनिक पार्ट है सोडियम, या देखो यहाँ पे Na पॉजिटिव है, यहाँ पे K भी हो सकता है, K पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो आयनिक पार्ट है वो तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो कार्बन चेन है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है, जिससे कि जो सोप मॉलिक्यूल है एक मिसेल नाम की स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। और जो ये सोप होता है, सोप का मिसेल बना, ये उस डर्ट को पुल करता है, खींचता है गंदगी को पानी में, और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। उसके बाद है इसके अंदर ऑप्शन में दे रखा है नेक्स्ट, संक्षारण क्या है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। संक्षारण क्या होता है, जंग लगना होता है ना, और लोहे की हम पेंट क्यों करते हैं, ताकि जंग ना लगे। तो हमें ये बताना है व्हाट इज कोरोजन, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो देखो संक्षारण की डेफिनेशन क्या होगी, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, यानी खुले में रख देते हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, यानी उस पर जंग लग जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब पेंट क्यों करेंगे हम उन्हें, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कोई भी लिख सकता है, आप बिना पढ़े भी लिख सकते हो। पेंट क्यों करते हैं, पेंट क्यों करते हैं, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम क्या करते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं पेंट करके। When iron is exposed to the environmental condition, it terribly reacts with water and air and ends up with iron rusting। जब आयरन को एनवायरमेंटल कंडीशन में एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं तो ये रिएक्ट करता है वाटर के और एयर के साथ जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और रस्टिंग होने लगती है, यानी इस पर जंग लग जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, उसी को कोरोजन बोलते हैं। Iron articles are therefore painted off so that iron cannot react with water and air. This is the way to avoid a reaction which would concurrently stop rusting of iron। तो आयरन आर्टिकल्स को, लोहे के सामान को हम इसीलिए पेंट करते हैं ताकि जो लोहा है, आयरन है, वो रिएक्शन ना कर पाए एटमॉस्फेयर के वाटर और एयर से, जिससे कि रस्टिंग ना हो। रस्टिंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। इसके अंदर सेकंड पार्ट है, उस तत्व का नाम तथा परमाणु संख्या बताइए जिसके परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। गिव द नेम एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। देखो आपको मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रही हूँ, 1 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट्स है आपको उनके नाम एटॉमिक नंबर के साथ याद होने चाहिए, ज़रूर आपके एग्जाम में काम आएगा। तो देखो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2, 8, 7 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट ही तो होता है। तो इसका मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज कर रखे हैं, ऐड कर दो सबको, 2 + 8 + 7 कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु की संख्या होती है। यानी एटॉमिक नंबर क्या है उस एलिमेंट का, 17 है। और 17 एलिमेंट कौन सा है, जिस एलिमेंट का 17 है एटॉमिक नंबर, कौन सा है वो एलिमेंट, वो क्लोरीन है। आपको 30 तक के तो याद रखने ही होंगे, 30 से ऊपर तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन आप 10th के बच्चे हो तो आपको जो 30 एलिमेंट्स हैं उनके नाम, एटॉमिक नंबर, सिंबल सब कुछ पता होना चाहिए। इसके बाद है 17th क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा बने फोकस प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज बताइए। यदि बिंब की स्थिति लेंस के फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो, प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख द्वारा भी दर्शाइए। State the nature, position and relative size of the image formed by a convex lens when object is placed between F1 and optical center O of the lens. Show this image formation through ray diagram। आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस, जो किनारों पे से पतला और बीच में से मोटा होता है।
उसमें आपको जो ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखी है, वो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, जो लेंस का केंद्र होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये O है यहाँ पे, और ये F1 है, फोकस दे रखा है। तो इसके बीच में ये AB जो है ये वस्तु रखी है। तो हमें बताना है कि जो ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बनेगी उसकी नेचर बतानी, किस तरह की होगी, आभासी होगी, वास्तविक होगी, पोजीशन बतानी है, किस साइड बनेगी, लेंस के लेफ्ट साइड बनेगी या राइट साइड बनेगी, और उसका क्या बताना है, और आपेक्षिक साइज भी बताना है, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, कैसी बनेगी। तो देखो, जब भी यहाँ पे इमेज रखी होगी F1 के और O के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रखा होगा, वस्तु रखी होगी, तो उसकी इमेज हमेशा इससे क्या है, लेंस से लेफ्ट साइड बनेगी, यानी जिस साइड वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, उसी साइड इमेज बनेगी। यहाँ पे ये AB इस तरीके से बनती है, और आपको इस इमेज से दिख रहा है कि देखो ऑब्जेक्ट कितना सा है और ये A', B' कितना बड़ा बन रहा है, यानी जो इमेज बनेगी वो आवर्धित बनेगी। तो उत्तल लेंस है ना, जब उत्तल लेंस में वस्तु यहाँ पे रखी होती है, प्रकाशिक केंद्र यानी O के और F1 के बीच रखी होती है, उस टाइम पे ये उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस एक मैग्नीफाइंग लेंस की तरह काम करता है, आवर्धक लेंस की तरह काम करता है। तो एक तो इमेज उसी साइड बनेगी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, तो लेंस जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और देखो ये जो यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है, ये लाइन है जो मेन एक्सिस है, इससे ऊपर की तरफ बन रही है इमेज। तो ऊपर की तरफ अगर इमेज बन रही है तो वो सीधी होती है, ठीक है, तो सीधी बनेगी। और थर्ड क्या बात है, आवर्धित बनेगी, बड़ी बन रही है ना, साइज में आवर्धित है। तो इमेज कैसी बनेगी, सेम साइड बनेगी लेंस की, यानी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अगर लेंस के राइट साइड बनती, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऑपोजिट साइड बनती, दूसरी तरफ बनती, तब वो कैसी होती है, रियल होती। लेकिन अभी उसी साइड बन रही है तो वर्चुअल है, और इरेक्ट यानी कि सीधी होगी, और साइज में बड़ी है तो मैग्नीफाइड होगी। इसमें आपको ऐसे ही याद रखना है, आपकी बुक में बहुत सारी कंडीशन दे रखी हैं कि कब इमेज कहाँ पे बनेगी, तो आपको ये याद रखना है। वैसे तो ये 2014 में आ रखा है क्वेश्चन, उसके बाद अभी तक रिपीट नहीं हुआ, और सब में तो लेंस का फॉर्मूला या मिरर फार्मूले से न्यूमेरिकल आ रखे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया। उसके बाद है हमारा 18th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, शायद 15 या 16 के कोई से पेपर में आ रखा है, बिल्कुल एज इट इज़ यही नंबर है, नंबर भी चेंज नहीं है। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। किस तरह से हम अपनी 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें कि जो टोटल रेजिस्टेंस आए लास्ट में वो 4 ओम आए। और इसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना है, वो मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गई, अब मैंने इसीलिए यहाँ पे ये डायग्राम दे दिया, आपको इस तरीके से वहाँ पे बनाना भी कि आप कैसे करोगे। तो देखो अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आप देखोगे कि हम इन तीनों को किस तरीके से ऐड करके 4 ला सकते हैं। तो हम इनको ऐसे कर सकते हैं, देखो R1 तो ये है यहाँ पे जो 2 ओम है, R2 3 ओम, तो R2 ये हो गया और R3 ये हो जाएगा यहाँ पे 6 ओम। यानी ये है कि हम R2 और R3 को तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में जोड़ लें। इनको यहाँ समांतर क्रम में जोड़ने के बाद R1 के साथ इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में जोड़ दें अगर, तो उससे हमारा टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाएगा। तो R2 और R3 को हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड करते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करते हैं ना। तो हमें क्या लेना है, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसको तो हम R मानेंगे, इसलिए अभी हमने इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध है उसको हमने R डैश मान लिया। तो 1/R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3। R2 कितना है, 3 ओम है, और R3 कितना है, 6 ओम है। तो 1/R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, उसके बाद 3 और 6 का आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। इतना तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे कि क्या आएगा, 2 प्लस 1/6 उसको सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा 3/6। यानी कि 1/R डैश क्या आ गया, 3/6। 1/R डैश 3/6 आ गया। तो R डैश क्या हो जाएगा, इसको आप पलट दोगे, देखो हमें R डैश चाहिए ना, तो R डैश ऊपर जाएगा 1 नीचे, इसी तरह 6 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो 6/3 क्या आ जाएगा, 2 ओम।
अब 2 ओम आ गया ना, और R1 क्या था हमारा, वो भी 2 ओम था। इस R डैश को उस R1 के साथ ऐड कर दोगे, R1 और R डैश को, यानी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में उनको ऐड कर देंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो R1 प्लस R डैश सीरीज कॉम्बिनेशन में तो एक साथ रख के R1 R2 R3 प्लस कर देते हैं, तो 2 ओम प्लस 2 ओम 4 ओम आ जाएगा। इस तरीके से हम अपने 3 रेजिस्टेंस से, 3 प्रतिरोधक से उनको पहले जो लास्ट के 2 हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, और फिर जो फर्स्ट वाला है उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये आपको। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हीं दो को संक्षेप में समझाइए। एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफली। 3 आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, उनमें से कोई 2 करने हैं, तो मैंने तो आपको तीनों ही कराए हैं। फर्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। AC और DC में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखो, जो AC होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जो जनरेटर होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है कि AC जनरेटर भी होते हैं, DC जनरेटर भी होते हैं। जो AC जनरेटर होते हैं उसमें आधे चक्कर में तो जो धारा की दिशा होती है वो एक रहती है, दूसरे आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाती है। तो इस तरह की धारा जो दिशा अपनी बदल लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जबकि दिष्ट धारा की दिशा में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा एक ही दिशा में चलती है। ऐसा नहीं होता कि आधे चक्कर में इस दिशा में चलेगी, आधे चक्कर में दूसरी दिशा में। In alternating current, current keeps switching directions periodically forward and backward. Alternating current में क्या होता है, जो करंट होता है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड यानी एक बार इधर से एक बार इधर से होता रहता है। जबकि डायरेक्ट करंट में इट फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन स्टेडली, कंटिन्यू सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट, उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसमें यही था, बस एक ही नंबर में पूछा हुआ, आपको बस इतना ही बताना है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के चारों ओर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देखो यहाँ पे ये रेड कलर की एक मैग्नेट रखी है, इधर N लिखा है, इधर S, यानी चुंबक के 2 ध्रुव हैं, ये नॉर्थ और साउथ। तो चुंबक के चारों तरफ की ये जो लाइन आपको दिख रही है ना ब्लू से, ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं। यानी जो चुंबक रखी है, चुंबक का कुछ दूर तक अपना फील्ड होता है, क्षेत्र होता है। तो मानते हैं जहाँ तक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वहाँ तक चुंबक का फील्ड है, क्षेत्र है। किसी चुंबकीय जितनी ज़्यादा घनत्व होगा ना क्षेत्र रेखाओं का, उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा, उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबक के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है और ध्रुवों से दूर जाने पर कमजोर होता है। जो चुंबक का क्षेत्र है, चुंबक का फील्ड है, वो नॉर्थ और साउथ इन दोनों पोल पे, देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा घनापन दिख रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। इसका मतलब यहाँ पे तो चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है, और ध्रुवों से जैसे जैसे दूर जाओगे आप तो ये चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स अराउंड द मैग्नेट। ये कोई रियल लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइन है मैग्नेट के चारों तरफ, जिन्हें हम कंसीडर करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फील्ड इज इंडिकेटेड बाय इट्स लाइन्स डेंसिटी। जितनी ज़्यादा लाइन की डेंसिटी होगी, फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। और नॉर्थ और साउथ पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाएंगे तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये वीक होता जाएगा। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, इसी क्वेश्चन में, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज को क्यों यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो, विद्युत फ्यूज को सुरक्षा उपकरण की तरह उपयोग किया जाता है, एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस होती है। जब भी क्या होगा, सर्किट में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, तो जो ये फ्यूज होते हैं ना, ये मिश्र धातु के बने होते हैं। और मिश्र धातु का जो गलनांक होता है, मिश्र धातु क्या होता है, जो 2 धातुओं से मिलके बनी होती है कोई, या कोई एक धातु और एक अधातु से मिलके जो बना होगा चालक, उसे बोलते हैं, या जो भी धातु बनेगी उनको मिला के उसे मिश्र धातु बोलते हैं। तो जो फ्यूज़ होते हैं मिश्र धातु के बने होते हैं, और मिश्र धातु का गलनांक बहुत कम होता है। जब भी ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होगा, धारा आएगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उससे शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। तो हमारे उपकरण को और सर्किट को बचाने के लिए जो मिश्र धातु है से बना हुआ फ्यूज़ है, वो फ्यूज़ पिघल जाता है, जिससे परिपथ का कनेक्शन टूट जाता है। परिपथ का कनेक्शन अगर टूट जाएगा तो फिर शॉर्ट सर्किट नहीं होएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस व्हेनेवर देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट ड्यू टू सम फॉल्ट्स ड्यू टू द लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अलॉय, द फ्यूज मेल्ट्स डाउन व्हिच ब्रेक्स द सर्किट कनेक्शन। जब भी किसी फॉल्ट की वजह से अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो जो ये फ्यूज़ होता है ये
अलॉय का बना होता है। अलॉय का मतलब मिक्स्ड मेटल जो होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलकर बना हुआ, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये मेल्ट होकर टूट जाएगा, सर्किट का कनेक्शन ब्रेक कर देता है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमारा जो पूरा सर्किट होता है उसको शॉर्ट सर्किट से बचा लेता है ये फ्यूज़। उसके बाद है 20th क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों के नाम पत्ती के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण दीजिए। देखो ये वाला मैंने आपको सारे पेपर में बताती आई हूँ कि ये वाला जो नॉमेनक्लेचर नामकरण वाला पोर्शन है 2022 यानी जिन बच्चों का परसों का पेपर है उनके लिए ये नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपके सिलेबस में से हटा हुआ है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो कंपाउंड दे रखे हैं, इनका आपको नॉमेनक्लेचर करना है। देखो जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कार्बन काउंट करते हैं, कार्बन कितने इसके अंदर 3 है। उसके बाद हमें देखना है इसके अंदर 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोप, 1 कार्बन के लिए मैथ यूज़ करते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, है ना, इस तरीके से। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा, क्रियात्मक समूह देखना, तो इसमें है क्रियात्मक समूह ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर भी एक हाइड्रोकार्बन चेन है, इधर भी एक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3, R ग्रुप लग रहा है दोनों तरफ। तो ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ये होता है कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप होता है, और कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, तो ये क्या है, कीटोन है। ये CH3 है ना, CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं, और इधर भी CH3 है, ये भी मिथाइल है, 2 मिथाइल लग रहे हैं, तो इसका नाम होता है डाइमिथाइल कीटोन। इसका जो कॉमन नेम है एसीटोन भी होता है, या 2 मिथाइल है और बीच में कीटोन है तो डाइमिथाइल कीटोन होगा नाम इसका। सेकेंड है हमारे पास ये जो देखो इसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, प्रोप यूज़ करेंगे। उसके बाद इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, हमें कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तिरबंध दिख रहा है, तो तिरबंध, जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो एन यूज़ करते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन यूज़ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन यूज़ करते हैं। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। बहुत सिंपल सा है ये तो, ठीक है। 20th क्वेश्चन हो गया ये। इसके बाद इसके अंदर एक पार्ट और है, ये है सेकंड पार्ट। इसके अंदर 2 मिश्र धातुओं के नाम बताइए, गिव द नेम्स ऑफ 2 अलॉयज। अलॉयज मैंने भी आपको बताया कि 2 मेटल या कोई एक मेटल और एक नॉन मेटल के मिलने से जो बनता है उसको कहते हैं अलॉय। जैसे कॉपर और जिंक को मिला के एक नई मेटल बनाते हैं, मेटल जिसको अलॉय बोलेंगे, उसको बोलते हैं ब्रास, जिसे पीतल कहते हैं। इसी तरह कॉपर को और टिन को मिला के बनता है ब्रॉन्ज, जिसे कांसा कहते हैं। जो स्पोर्ट्स में मेडल्स मिलते हैं ब्रॉन्ज मेडल, तो जो ब्रॉन्ज होता है वो प्योर मेटल नहीं होता, उसके अंदर कॉपर होता है और टिन होता है। जबकि जो पीतल होता है जिसको ब्रास बोलते हैं उसके अंदर कॉपर और जिंक होता है। आपको यहाँ पे सिर्फ नाम पूछे हैं तो क्या हो जाएगा, हिंदी में पीतल और कांसा, इंग्लिश में हो जाएगा ब्रास और ब्रॉन्ज। फिर भी पूछ लेते हैं कि ब्रास होता है किससे मिलके बना होता है, तो वो कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है, और जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉपर और टिन से मिलके बना होता है। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हो गए, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन हो गए अब तक, और हमें इसमें ही कर रहे थे। आगे आपके 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं टोटल पेपर में, उनको मैं कोशिश करूँगी आपको बस बहुत जल्दी, यानी आपके एग्ज़ाम है परसों है 31 मार्च को, और मैं आपको कल मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 से पहले तक हर हाल में अवेलेबल करा दूँगी। आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपेयर करो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।